नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 36वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय न्यायपालिका के सबसे महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले ही अपने व्याख्यानों में जिक्र किया है, लेकिन समय के अभाव के कारण इसकी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन आज के व्याख्यान में हम इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और केशवानंद भारती का केस जो आपको समझ में आएगा वह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे केशवानंद भारती का, जो कि 1973 में आया। सरकार थी इंदिरा गांधी जी की और हम देख सकते हैं कि इस जजमेंट ने न्यायपालिका की जो पावर्स होती है उसको महत्वता दी, जो कि हम देख सकते हैं कि जैसे संसद और न्यायपालिका के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं, जिसमें कई बार संसद के पास महत्वता गई है और कई बार संसद के अलावा न्यायपालिका प्रभावी रही है। तो हम दोनों के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि हमारी न्यायपालिका ज़्यादा पावरफुल है या हमारी संसद ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ही हम देख सकते थे कि हमारी संसद के द्वारा अपनी मनमानी की गई, अपने कानूनों को, जो कि 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की पावर थी, इतना अबाध शक्ति होने के कारण यह संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते थे तथा इसी कारण से न्यायपालिका अपनी एक सीमित शक्ति का अनुभव कर रही थी। इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती का केस आया और इसमें एक ऐसा जजमेंट सुनाया गया जिसने न्यायपालिका की परिभाषा को ही बदल दिया और न्यायपालिका बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। इसमें मूल स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे की जो बात निकल कर आई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कोई घर होता है तो या 368 इसको हम एक घर मान के चलें, तो घर की किसी भी हिस्से में आप परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वॉल होती हैं, वॉल में परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पर खिड़की लगा सकते हैं, छत पर अगर निर्माण कर सकते हैं और भी अधिक ऊपर निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें संशोधन कर सकते हैं जो हमारी संविधान की बुक है, लेकिन आप इसके मूल स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। आप इसमें इतना आबाद परिवर्तन नहीं कर सकते कि इसकी मूल धारणा ही बदल जाए, कि जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार की सोच के साथ, जिस प्रकार के जन कल्याण के साथ इसको बनाया हुआ था, उनकी संरचना ही बदल जाए। तो इस प्रकार के आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात केशवानंद भारती केस में कही गई थी। आइए बहुत ही डीप लेवल से समझने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी सी बातों से आपको समझ में आएगा कि क्या करता है हमारा जो केशवानंद भारती केस। संविधान की मूल संरचना की जो बात है वह इस स्लाइड में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हम देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें सभी प्रावधानों को स्वीकार किया कब? 26 जनवरी 1950 में जब हमारे संविधान को स्वीकार किया गया तो हमने सारे प्रावधानों को इसमें स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें कि हमारा 368 यानी संविधान संशोधन की पावर भी हुआ करती थी तथा संशोधन की जो शक्ति थी, जो कि 368 के अंतर्गत आती है अनुच्छेद, तो इसको भी साथ में स्वीकार कर लिया गया। इसी संशोधन की शक्ति का लाभ उठाते हुए कई बार संविधान को बदलने का प्रयास किया गया। अब इनके पास एक टूल आ गया था। इस टूल के माध्यम से, जो कि 368 था, संविधान संशोधन की पावर थी, तो इसका प्रयोग करते हुए सरकारें अपनी मनमानी चला रही थी। अब संविधान को बिल्कुल अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही सरकार आती थी, वोटिंग कराई जाती थी और मेजॉरिटी में ज़्यादातर यहाँ पर सरकार आ रही थी। जैसे हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आई थी, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ समय बाद तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी बैठती हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं तथा संविधान का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था और उन्होंने जब 368 को इसमें प्रावधान के रूप में रखा था, तो उस समय पर इनके द्वारा सोचा नहीं गया था कि इस प्रकार के परिवर्तन भी हो सकते हैं। कोई सरकार आएगी और अबाध रूप से परिवर्तन करने लगेगी। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की स्थिति कोर्ट के सामने आती है, कोर्ट के सामने यह भयावह स्थिति देखते हैं कि वह कहीं से भी किसी भी संविधान को उठाकर उसको परिवर्तित कर रहे हैं और अपने अनुरूप कार्य करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कोर्ट के सामने जैसे ही ऐसी स्थिति आती है, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वह सामने लाया जाता है।
कि आप परिवर्तन तो कर रहे हैं, आपको शक्ति है, संविधान निर्माताओं ने जो जो आपकी बात की है कि संसद निर्णय लेने के लिए अपने आप से सक्षम है, लेकिन आप इसकी मूल संरचना को ही बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मूल संरचना का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया, जो कि संविधान की मूल धारणा को बनाए रखने की बात करता है। यानी वही जो कि यह जजमेंट आया, तो यह संविधान की मूल धारणा को बनाए रखने की बात करता है। भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार संविधान के स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयत्न न करे, यानी इस प्रकार से उसके स्वरूप को बदलने का प्रयत्न ना करे कि इसकी मूल भावना ही, यानी जिस भावना के द्वारा इसको बनाया गया था वही विखंडित हो जाए, तो इस प्रकार के कार्य ना करे, इसके लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया था। यह संविधान को मौलिकता प्रदान करने की बात करता है। मौलिकता में हमने मौलिक अधिकारों को समझा, जो विशेष इसके जो अधिकार होते हैं, जो विशेषता के कारण यह जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर हमारे संविधान की प्रशंसा की जाती है, तो उस प्रशंसा के लिए उस मौलिकता को बनाए रखने का कार्य यह मूल स्ट्रक्चर करता है, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत करता है। आगे देखते हैं संविधान की मूल संरचना के बारे में और बात समझें, तो हमारे संविधान को स्वीकार किए जाने से पहले, यानी हमारा जब संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष पूरा हुआ भी नहीं था कि इसमें पहला संशोधन कर दिया गया, जो कि हम देख सकते हैं कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में निकल कर आया, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार की बात की गई। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर लैंड को एक्वायर करना था, यानी हमारे देश में जैसे ही हमारी स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो ज़मीनी अधिकार को लेकर बात होती है। कई ऐसे किसान हुआ करते थे जिन पर अवैध रूप से ज़मीन रखने का आरोप था, बहुत सारी ज़मीनें उनके पास हुआ करती थी। एक तरफ गरीब जन हुआ करते थे, वह रोजी रोटी एवं अपने खाने के लिए तरस रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इनकी ज़मीनों को कैप्चर करने की बात की जाती थी तो यह लोग भड़क जाते थे, और ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हुआ करते थे या राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उनके पास यह ज़मीनें आती थी। चूँकि संविधान द्वारा हम देख सकते हैं संवैधानिक रूप से इसको सुधारने के लिए, इन ज़मीनों का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया। चूँकि निर्णय भी गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह सीधे सीधे संपत्ति के अधिकार, यानी जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसको प्रभावित कर रहा था। इस द्वारा बोला गया कि अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि 12 से लेकर 35 तक आते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की बात को किया गया था, और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और मौलिक अधिकारों के विषय में आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि इसके तहत, मतलब आर्टिकल 13 के तहत मौलिक अधिकारों के हिसाब से कार्य करता है। यानी कोई भी ऐसा कानून आप लेकर आते हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ आया, कोई भी इस प्रकार का कानून आता है तो जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इसको हटाने की बात करता है, तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें संशोधन की बात की, अतः इसे संशोधन 13 प्रभावित हो रहा था। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था कोई भी ऐसा कानून आता है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो संसद द्वारा कहा गया कि यह तो कानून है ही नहीं, यह तो क्या है? संशोधन है, और संशोधन के माध्यम से तो हम किसी भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने इस चीज़ का हवाला देते हुए, संसद के द्वारा संशोधन का हवाला देते हुए इसको चेंज कर दिया। और हम देख सकते हैं कि जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसको छीन लिया गया लोगों से, और इसको संविधान का इसको 9वीं अनुसूची में रखकर इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया, यानी इसमें छेड़छाड़ की जा सकती थी। अतः यहाँ पर संशोधन को मौलिक अधिकार से ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो गई, यानी जो संशोधन की पावर थी 368 की पावर थी, इसको ज़्यादा पावर हो जाती है। यानी आप संशोधन को अवैध रूप से कर सकते हैं, इस प्रकार की संसद की नीति हो जाती है। यानी यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि अब इसकी इंटरफेरेंस आगे जाकर बढ़ने वाली है। आगे देखते हैं, अब आता है गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस को आपको समझना है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस आया था, वह था जमीन से रिलेटिव और संपत्ति के अधिकार से रिलेटिव, जहां पर संसद को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। अब हम देख सकते हैं कि 1967 में यह केस निकल कर आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब
51 के बाद 1967 का जो केस आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो संसद है, संसद क्या बात कर रही है? संसद बात कर रही है 368 के पावर को बढ़ाने की। और यहाँ पर कोर्ट की बात करें तो जो कोर्ट बात कर रहा है हमेशा से ही मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देने की, जो कि 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अब ये इन दोनों के बीच डिस्प्यूट है, इसको आपको लेकर चलना है। तो इस केस में फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बोला गया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को परिवर्तित नहीं कर सकती। यदि मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसे जो कि आर्टिकल 13 है इसके तहत कानून माना जाएगा। यानी कोई आप संशोधन लेकर आते हैं तो आर्टिकल 13 के तहत इसे कानून माना जाएगा। और इस कानून को क्या हो सकता है कि 13 के अनुसार कानून यदि माना जाता है तो कानून पर यदि आप किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं या संसद या अपनी जो न्यायपालिका उसको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा किया हुआ कार्य लोगों के हित में नहीं है, मौलिक अधिकारों के हित में नहीं है, तो उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में न्यायालय का पक्ष प्रभावी होता देख संसद द्वारा क्या लाया गया? 24वां संविधान संशोधन लाया गया। अब हम देख सकते हैं कि इस प्रकार इन्होंने जो कहा कि आप जो संशोधन ला रहे हैं उसको आर्टिकल 13 के तहत कानून माना जाएगा और कानून में आप किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कोर्ट का था तो कोर्ट का प्रभाव बढ़ने लगा। अब संसद को भी गुस्सा आ गया तो संसद क्या करने लगी? संसद के सामने तुरंत ही आर्टिकल मतलब जो संसद में 24वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि 368 के अंतर्गत लाया गया, जो कि 1971 में लाया गया था। अब हम देख सकते हैं कि 24वां संशोधन जब 1971 में लाया जाता है तो इसके तहत अनुच्छेद 13 व 368 में परिवर्तन कर संसद के समक्ष कर दिया गया। यानी अब हम देख सकते हैं कि इन्होंने 13 को भी प्रभावित किया और 368 का सहारा लिया गया। तो इनका प्रयोग करते हुए संसद ने अपने पक्ष में फैसले सुनाए गए, यानी संसद को जो भी पावर्स थी संसद ने अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। अतः यहाँ कहा गया कि 368 के तहत मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब यह मौलिक अधिकारों पर परिवर्तन करने के लिए सक्षम थे, क्योंकि इन्होंने ऐसे प्रावधान रखे जो कि 24वां जो कि संविधान संशोधन निकल कर आया, जिसमें संसद को महत्वता दी गई तथा इससे अनुच्छेद 13 के तहत कानून भी नहीं माना जाएगा। एक तो हम 368 के तहत संसद द्वारा बोला गया कि एक तो हम 368 के तहत किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अलावा अनुच्छेद 13 के अनुसार इसे कानून नहीं माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? इसे संशोधन माना जाएगा और संशोधन के द्वारा किसी भी हिस्से को बदला जा सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कानून है या कुछ भी हो, बस वो आपके संविधान का हिस्सा होना चाहिए। आगे देख, अब जो निकल कर आता है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती, जिसने कि हमारी न्यायपालिका को अबाध पावर दी, यानी बहुत सारी पावर से सुसज्जित किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि आप अनुच्छेद 24 के तहत जो भी आपने प्रावधान रखे हम उनको स्वीकार करते हैं। यानी अब आप यहाँ पर आ जाइए कि संसद द्वारा जो भी बातें की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अपनी भी एक बात रखी जाती है और उसी बात को हम केशवानंद भारती केस कहते हैं। तो इस केस में आर्टिकल जो कि संविधान संशोधन 24 संसद के द्वारा लाया गया था 1971 में, तो इसके तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि 368 के तहत आप आसानी से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी एक बात को हमने स्वीकार कर लिया। अनुच्छेद 13 के तहत इसे कानून भी नहीं माना जाएगा। आप कहते हैं कि यह कानून नहीं है या आप संशोधन कर रहे हैं, यह संशोधन है, तो यह बात भी हमारे द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। अतः संशोधन के माध्यम से आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तीन बातों को आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि जो कि संविधान संशोधन 24 निकल कर आया, इसने क्या कहा कि आप मौलिक अधिकारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत इन्हें कानून भी नहीं माना जाएगा, इन्हें संशोधन ही माना जाएगा, जो कि आपके द्वारा हमेशा से बात की जाती आ रही है। और संशोधन के माध्यम से आप सीधे मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है। लेकिन
कोर्ट द्वारा कहा गया कि आप चाहे तो कानून में परिवर्तन कीजिए, आप चाहे तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कीजिए, लेकिन आपको मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है। तो न्यायपालिका जो संसद है, न्यायपालिका के समक्ष एक प्रश्न पूछती है कि आपका मूल ढांचा क्या है। तो इनके द्वारा कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया कि ये हमारा अंडरस्टूड मैटर है, यह हम आपको नहीं बता सकते, वह हमारे अनुसार चलेगा, क्योंकि जैसे ही केस हमारे सामने आएगा तो हम तय करेंगे कि यह मूल ढांचे के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। और अब भविष्य में आने वाला कोई भी केस होगा तो उसमें हम इसकी बात कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यायपालिका है वह प्रभावी हो जाती है। आप जैसे ही कानून में परिवर्तन करते हैं तो आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी यहाँ पर भूल चूक समझ में आती है, संसद अपने जो दायरे से आगे कदम रखने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि संसद को स्वयं पता नहीं है कि मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आखिरकार में है क्या। यह केस टू केस इसके द्वारा वेरी किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कोर्ट द्वारा बोला गया कि मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो कोर्ट द्वारा सबसे पहले क्या बात कर दी गई कि आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बात की गई कि जो आपके कोई भी परिवर्तन है, हम सभी परिवर्तनों को जो कि संशोधन 24 के अनुसार आपके द्वारा लाए गए हैं, हम सभी को स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कोर्ट कैसे पलटती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं देख सकते, और मूल ढांचे में जैसे ही आप परिवर्तन करते हैं तो इसको नल एंड वॉइड यानी निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार भी हमारे मूल ढांचे का हिस्सा हैं, यानी आप यहाँ पर मूल अधिकारों को भी एक सीमित समय तक या सीमित दिशा तक इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन क्यों लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन इसी मूल स्ट्रक्चर के जो सिद्धांत था इसके विरोध में लाया गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोर्ट में जो जज हुआ करते थे वह भी कांग्रेस के पक्षधर थे, चूँकि इनके द्वारा विशेष चीज़ों से बैकडोर से इनकी एंट्री कराई गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप जब डीप लेवल पर उसका अध्ययन करेंगे, संविधान को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा किस प्रकार संविधान पर हावी हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही 42वां संविधान संशोधन आता है तो 42वां संशोधन भी संसद अपने पक्ष में कोर्ट को लाने का प्रयास कर रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन में कई बदलाव किए जाते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इतने परिवर्तन लाए गए कि इनके परिवर्तनों को निकालकर एक नया संविधान बनाया जा सकता था, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय पर लाए गए थे। इन्हीं बदलावों के चलते इस संविधान संशोधन का एक छोटा संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। यहाँ पर 368 यानी संविधान संशोधन के विषय में बोला गया कि इसके तहत आप संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित कर सकते हैं। अब संसद के हाथ में बातें आ चुकी थी, यहाँ पर पावर्स भी थी, यहाँ पर उनके हाथ में शायद जज भी हुआ करते थे। तो इनके द्वारा कहा गया कि 368 के तहत आप किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वह मूल स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, यदि इसके तहत संशोधन करने पर उस कानून को किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कोई भी न्यायालय, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वह मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व हो, किसी भी प्रकार का हवाला देते हुए न्यायालय द्वारा 42वें संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन यह प्रभाव कब तक था? जब तक की सरकार थी। और हम देख सकते हैं कि आगे जैसे ही सरकार परिवर्तित होती है तो यह प्रभाव कम हो जाता है और कोर्ट फिर से हावी हो जाता है। अभी हाल हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो आर्टिकल 42 जो कि संविधान संशोधन 42 पर लाया गया वह ज़्यादा प्रभावी हुआ करता था। तो अब हम देख सकते हैं कि संसद के पक्ष में बातें आ जाती हैं। अब केस आता है मिनर्वा बिल केस 1980 में। अब 1980 में समीकरण बदल चुके थे, अब सरकार भी परिवर्तित हो चुकी थी, जो कि हम देख सकते हैं नौरोजी भाई देसाई की यहाँ पर सरकार आ चुकी थी, जो कि जनता पार्टी से निकल कर आते थे।
इस केस में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कही गई बातों को खारिज कर दिया गया। यानी जो जो भी यहाँ पर आपने अत्याचार किए थे, जो भी यहाँ पर आपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया था, जैसे ही संविधान संशोधन निकल कर आए थे उनको निरस्त कर दिया गया। इसमें कहा गया कि किसी भी न्यायालय द्वारा संसद द्वारा बनाए हुए कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी यह जो 42वां संविधान संशोधन आया, इसमें क्या कहा गया था कि किसी भी न्यायालय द्वारा 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो इसको खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि संसद द्वारा किसी भी प्रकार के कानून की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। यानी संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि इसके हिसाब से नहीं है, जो कोर्ट के हिसाब से नहीं, तो उसकी हम जांच कर सकते हैं। इस केस द्वारा 368 के विषय में कहा गया कि संसद इसका प्रयोग अबाध रूप से नहीं कर सकती। यानी 368 के तहत इसका जो प्रयोग है, संशोधन की पावर है, इसका प्रयोग संसद द्वारा अबाध रूप से नहीं किया जा सकता और संसद को मूल ढांचे के सिद्धांत पर विचार करना होगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो कि संसद द्वारा अपने जो कार्य क्षेत्र से बाहर कदम रखा जाता है, आप मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व या संविधान के किसी हिस्से में ऐसा परिवर्तन करते हैं जो मूल धारणा को ठेस पहुंचाता है, तो उसमें मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट जो कि 1973 में निकल कर आया था केशवानंद भारती में, वह सिद्धांत लागू होगा। तो यहाँ पर हम मिनर्वा केस में जो लास्ट में जो डिसीजन आता है, यहाँ पर क्या प्रभावी हो जाता है, हमारा कोर्ट प्रभावी हो जाता है और केशवानंद भारती केस फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बोमन राय केस 1980 की बात करें तो इस केस में बात की गई कि भविष्य में मौलिक अधिकारों एवं अनुच्छेद 368 से संबंधित कोई भी केस आएगा तो उसका निर्णय केशवानंद भारती केस 1973 से के अनुसार लिया जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वह हम भविष्य में भी लागू कर सकते हैं। क्यों लागू कर सकते हैं? क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर का जो केस निकल कर आया, यह संविधान में किसको पावर देता है, वह मौलिक अधिकारों को पावर देता है। और हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में जहाँ जहाँ इसकी बात की जाएगी तो हम इसको केस टू के वेरी करेंगे, जो कि बोमन राय केस में निकल कर आया। बोमन राय केस में कोर्ट द्वारा बोला गया कि जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनका हनन किया जा रहा है, संसद द्वारा विशेष प्रकार के प्रावधान लाए जा रहे हैं जो लोगों के हित में नहीं है, तो उसको मूल स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए उन पर हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट केस निकल कर आया। इसमें हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो जजों की नियुक्ति है वह जुडिशरी द्वारा नहीं की जाएगी, इसमें भाई भतीजावाद होता है। तो कोर्ट द्वारा इसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया गया कि यह हमारे मूल सिद्धांत का हिस्सा है कि हम अपने जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कर सके, उनको हम अपने पैरामीटर के अनुसार जांच करते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स का जो केस था वह किसके हित में चला गया, वह जजों के हित में गया या जुडिशरी के हित में चला गया था। आने वाले केस के आधार पर कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा कि मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। यानी कोई भी केस निकल कर आता है उसको हम डिसाइड करेंगे कि यह मूल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है या नहीं है। यदि यह हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आता तो हम इसको नल एंड वॉइड करार कर सकते हैं मूल स्ट्रक्चर के बेस पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोर्ट आज भी इससे पावर लेती है। आज भी जैसे ही केस निकल कर आते हैं तो मूल स्ट्रक्चर की जहाँ पर बात की जाती है वहाँ पर कोर्ट प्रभावी हो जाता है। तो इस प्रकार हमने बहुत सी बातों को समझा। मूल सिद्धांत से संबंधित और भी विषय हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पर मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। इसमें हम देख सकते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हमारे भारत में सर्वोच्चता किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि संसद के ऊपर भी हमारी न्यायपालिका आती है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ऐसे पावर्स हैं वह संसद की बातों को भी निरस्त कर सकती है। देश की अखंडता, यानी आप जैसे ही देश को विखंडित करने की बात करते हैं, यानी कोई भविष्य में ऐसी सरकार आती है
जो कि किसी हिस्से को दूसरे देश की ओर देने का प्रयास करती है, या किसी भी तरीके से हमारे देश का हिस्सा किसी दूसरे देश के हिस्से में जाता है, या किसी प्रकार से किसी राज्य के निकलने की बात होती है, तो यहाँ पर जुडिशरी द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं। देश की अखंडता पर भी मूल सिद्धांत का कॉन्सेप्ट जारी किया जा सकता है, यानी यह हमारे मूल सिद्धांत का हिस्सा कि हमको अखंड रहना है, हमारे भारत का स्ट्रक्चर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी जुडिशरी बीच में आ सकती है। देश की एकता, यदि कोई व्यक्ति देश की एकता को विखंडित करने का प्रयास करता है, कोई सरकार ऐसी आती है जो कि देश को बांटने का प्रयास करती है, तो इस प्रकार की बातों को भी निरस्त किया जा सकता है। किसके तहत? मूल सिद्धांत के तहत। कार्यपालिका व विधायिका की शक्तियों का बंटवारा, जिस प्रकार इनकी शक्तियों को बांटा गया है कि कार्यपालिका का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा और विधायिका का कार्य विधायिका द्वारा किया जाएगा, जो कि शक्तियों का बंटवारा है। यहाँ पर यदि कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो यह भी मूल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मूल सिद्धांत लगाकर इसको जो भी यहाँ पर कानून निकल कर आते हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा। संसदीय व्यवस्था भी मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। जो संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था को बनाया गया है, यदि आप इसको भंग करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर भी जुडिशरी बीच में आ सकती है और मूल ढांचे के सिद्धांत को जारी कर सकती है। मुक्त चुनाव यानी फ्री एंड फेयर चुनाव की बात यहाँ पर की जाती है, यानी चुनाव में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते हैं। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसको आप विखंडित करने का प्रयास करते हैं। संविधान को लेकर संसद की जो शक्तियाँ हैं वह भी सीमित कर दी गई हैं, यानी इनको सीमित करने के लिए भी मूल सिद्धांत का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, ताकि संसद अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करे, इससे बाहर निकलकर कार्य ना करे। तो इस प्रकार आपने समझा कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस प्रकार महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका को यह कितनी पावर्स देता है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार आपको इन बातों को याद रखना है। यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, आप चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मूल ढांचे से संबंधित कभी भी प्रश्न आ सकता है और हमेशा से यह चर्चाओं में बना रहता है, तो इसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और पढ़ते रहें। हम पॉलिटी का पूरा अध्ययन कराने वाले हैं और हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।